नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम फलस्तीन को मान्यता देने की होड़ और तुर्की में विपक्ष के वजूद की जंग पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस सहित कई पश्चिमी देश फलस्तीन को देंगे मान्यता। इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया हमास के आतंकियों के लिए बड़ा इनाम। राष्ट्रपति पुतिन की रूस अमेरिका परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा मॉस्को अगले 1 साल तक करेगा संधि का पालन। फरवरी में खत्म हो चुकी है समझौते की मियाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को बताया अमेरिकी हीरो। रेडिकल लेफ्ट को ठहराया कर्क की मौत का जिम्मेदार। कर्क की श्रद्धांजलि सभा में 4 महीने बाद साथ दिखे ट्रंप और मस्क। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर बरसाए बम। कम से कम 23 की मौत। आतंकियों के प्रभाव वाले सुदूर सीमावर्ती इलाके में बमबारी। विपक्ष का रात में कार्रवाई का आरोप। भयंकर चक्रवाती तूफान की दस्तक। 5 देशों में हाई अलर्ट। तूफान रागासा के चलते उत्तरी फिलीपींस में भारी बारिश और तेज हवाएं। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। चीन में तूफान से निपटने की तैयारी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच इतिहास भी करवट बदल रहा है। 108 साल पहले जिस ब्रिटेन ने फलस्तीनी जमीन में इजराइल की नींव रखने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसी ने अब फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। सिर्फ ब्रिटेन नहीं, बल्कि गाजा संघर्ष के बाद से कई देश ऐसा कदम उठा चुके हैं। सवाल यह है कि फलस्तीन को मान्यता देना क्या सिर्फ सांकेतिक है या इससे पश्चिम एशिया के हालात में कुछ सुधार होगा। देखिए एक रिपोर्ट और फिर उसका विश्लेषण। शांति की उम्मीदों को जिंदा रखने का हवाला देते हुए पिछले 24 घंटे में कुल 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब गाजा में लगभग 2 साल से संघर्ष चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देते हुए कहा कि शांति और द्विराज्य समाधान की उम्मीद को फिर से जगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ब्रिटेन के फैसले का प्रतीकात्मक महत्व भी है। ब्रिटेन ने ही आधुनिक इजरायली राष्ट्र की स्थापना के लिए 1917 में जमीन तैयार की थी। अब तक ब्रिटेन का विचार था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता होने की स्थिति में ही मान्यता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टारमर ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संघर्ष विराम के लिए ठोस कदम उठाने के साथ हमास से सभी बंधकों को रिहा करने, हथियार डालने और भविष्य के गाजा में किसी तरह की भूमिका नहीं होने की शर्त रखी थी। ऐसी ही मांग जुलाई में अरब लीग और यूरोपीय देशों की न्यूयॉर्क में हुई बैठक में भी उठाई गई थी। तब हमास ने कहा था कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बगैर हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता है। न तो जंग खत्म हुई और न ही बंधकों की रिहाई हो पाई है। इजराइल पहले ही किसी फिलिस्तीनी राज्य के गठन को खारिज कर चुका है। अब वो ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के इस कदम से नाराज है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जिहादी हमास के लिए एक इनाम के अलावा कुछ भी नहीं है और इससे संघर्ष विराम और बंधकों के रिहाई के प्रयास कमजोर होंगे। आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। मेरे पास एक और संदेश है कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एक सच्चे द्विराज्यीय समाधान का हमारा आह्वान उनके घृणित दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हम स्पष्ट हैं कि यह समाधान हमास के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। गाजा संघर्ष के बाद से अब तक 13 देश आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं। इनमें स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, बहामास, जमैका, बारबाडोस, आर्मीनिया
और त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं। वर्तमान में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा दी गई ये मान्यता एक ऐसे राज्य की बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक स्वीकृति है जिसके पास अभी भी संप्रभु क्षेत्र नहीं है। यूएन के इसी सत्र में फ्रांस, बेल्जियम सहित कई अन्य पश्चिमी देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इससे फिलिस्तीन यूएन का पूर्णकालिक सदस्य हो जाएगा। इसके लिए यूएनएससी की मुहर लगना जरूरी है, जिसे अमेरिका ने वीटो कर रखा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। पिनाक रंजन जी, ये गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद जो ये होड़ सी मची है फलस्तीन को मान्यता देने की, क्या कुछ इसका प्रभाव होगा आने वाले दिनों में? देखिए, फिलिस्तीन को मान्यता, जब उन्होंने फिलिस्तीन अपने इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया था 1988 में, उसके बाद से धीरे धीरे 150 देश जो हैं, यूएन के 192 के जो 150 देश हैं, उन्होंने मान्यता दी है। तो क्या पैलेस्टीनियन स्टेट बन गया? नहीं बना, क्योंकि जब तक, और अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, पर हम ये आपस में बैठकर जब तक तय नहीं करेंगे कि कौन सा टेरिटरी कहाँ है, क्या नहीं है, कहाँ बॉर्डर होगा, तब तक हम इसको मान्यता नहीं देंगे। ये अमेरिका की पोजीशन है, वो अभी भी है। इंडिया ने तो मान्यता दी थी पैलेस्टीनियन को बहुत साल। तो मुझे लगता है कि ये एक मॉरल पॉस्चरिंग हो रहा है यूरोप में, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत धीरे धीरे नाराज हो रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं यूरोप में पैलेस्टीनियंस के मतलब पक्ष में। तो ये सब प्रेशर जो उनके सरकारों पे बन रहा है, ये उसका नतीजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल फिलिस्तीन बन जाएगा, क्योंकि अभी जमीन जो है, जो सॉवरेनिटी का एक बड़ा एक क्रूशियल अंश होता है कि आपके पास टेरिटरी है या नहीं है। तो इनके पास टेरिटरी का कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि इजराइल सारा कंट्रोल करता है। और नेतन्याहू ने तो शुरू से कहा था कि मैं 2 स्टेट सोल्यूशन होने नहीं दूंगा। तो अभी भी वो उस पर अड़े हैं, क्योंकि ये राइट विंग गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। वो चाहते हैं इजराइल एक स्टेट रहे और उसमें फिलिस्तीनी रहे, बस यही वो चाहते हैं। और वो सारा कब्जा, अब तो गाजा को भी वो कब्जा करने वाले हैं पूरा ही। ये पहले भी उन्होंने किया था एक जमाने में गाजा लेकर, फिर उन्होंने अरियल शरोन पीएम थे, तब उनके टाइम में उन्होंने उसको वेकेट कर दिया था। जूस की वहां सेटलमेंट्स वगैरह भी थी, वो सब वेकेट कर दिया था, क्योंकि समझौता हो गया था, ऑस्लो अकॉर्ड्स वगैरह हो गए थे, तब उन्होंने वो हैंड ओवर कर दिया। प्रॉब्लम जब से शुरू हुआ है, जब से ये हमास मतलब कंट्रोल पे आ गया गाजा की, क्योंकि हमास को इजराइल मानता है कि ये एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका भी यही कहता है उनको। और उधर वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो यासिर अराफात के जो सक्सेसर्स हैं, वो रमल्ला में रहते हैं और उनके साथ हमास की बनती नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया इजराइल का मतलब जो रियलिटी जो है, पर हमास ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। हमास ने बोला कि हम इजराइल को मतलब मैप से ही मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए ईरान का सपोर्ट उनको था, कई लोगों का सपोर्ट था। जो ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं एक ये सांकेतिक एक है और इसका कोई ज्यादा प्रभाव अभी आने वाले दिनों में नहीं दिखने वाला। सर हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल के लगातार आक्रामक होते रुख को देख एक तरफ तुर्की को अपने ऊपर इजरायली हमलों का डर सता रहा है, तो दूसरी ओर तुर्की में विपक्ष लगातार राष्ट्रपति एर्दोआन की सत्ता को चुनौती दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। खुद को मुस्लिम दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करने का सपना पाले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन इन दिनों आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से उनके ऊपर विपक्ष को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का आरोप लग रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी तू डाल में पात की चाल चलकर अपने नेता को कानूनी कवच पहनाने की कोशिश की है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने ओजगुर ओजेल को फिर से अपना नेता चुनकर अदालती फैसले से पहले बचाने का नया दांव चल दिया है। दरअसल ओजेल को 2023 में CHP का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने चुनावी प्रक्रिया में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया था। ओजेल की नियुक्ति पर मंगलवार को आने वाले अदालती फैसले से पहले रविवार को पार्टी के 22वें असाधारण सम्मेलन में 835 सदस्यों ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताकर राष्ट्रपति एर्दोआन को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी समूह की सहायता करने के आरोपों में जेल में ठूस दिया गया था। इसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर गाजा पर बयानबाजी और सीरिया में अपनी भूमिका ढूंढ रहे तुर्की की इजराइल के साथ तनातनी बढ़ती जा रही है। कतर पर हमले के बाद से ही कई इजरायली टिप्पणीकार अगला निशाना तुर्की के होने की आशंका जता रहे हैं। अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइक रूबिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूबिन अपनी आशंका की बड़ी वजह कतर हमले पर अमेरिकी चुप्पी को मान रहे हैं। ऐसे में अगर तुर्की पर हमला होता है तो क्या अमेरिका नाटो का सदस्य होने के नाते इसे अपने ऊपर हमला मानेगा? इन आशंकाओं के बीच एक इजरायली शिक्षाविद मीर मसरी ने यह कहकर तुर्की को और टेंशन में डाल दिया है कि आज कतर
कल तुर्की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अर्दवान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि जल्द ही दुनिया को शांति मिलेगी जब तुम्हारा नाम नक्शे से मिट जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि ये तल्ख टिप्पणियां कहीं बड़े टकराव का रूप न ले लें। दरअसल सीरिया में हितों के टकराव ने दोनों देशों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है। तुर्की सीरिया की अंतरिम सरकार का समर्थक है, जबकि इजराइल अलग अलग स्वायत्त क्षेत्रों का पक्षधर है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। चक्रवर्ती साहब, ये जो विशेषज्ञ एक शक जता रहे हैं कि अगला हमला इजराइल तुर्की पर कर सकता है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तुर्की के जो अभी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एर्दोआन, वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका लीडरशिप उनके मतलब कब्जे में आ जाए। तो कुछ लोग तो उसे कहते हैं कि वो अब दोबारा एक मतलब क्या कहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं जो पुराने दिन में होते थे हिस्ट्री में। तो ये सब बातें थी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की ये जो भी इलाका है पैलेस्टीन इजराइल का, ये एक जमाने में ऑटोमन के हाथ था। फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के फिर उसका बंटवारा किया ये फ्रांस और उसमें क्या कहते हैं जो हमारे अंग्रेजों ने मिलके, वो साइक्स-पिको एक्ट डील कहते हैं उसे। तो वहां से भी नए नए देश पैदा हुए। फिर फाइनली 48 में जो बंटवारा का जो प्लान था यूएन का, उसमें इजराइल और पैलेस्टीन बने। तो तुर्की हमेशा मतलब वैसे थोड़ा सा वक्त कम है, जो अभी ये शक जताया जा रहा है हमले का, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, हमला अब ये तो धमकी तो दे रहे हैं क्योंकि तुर्की ज्यादा इजराइल के ऊपर मतलब वो टिप्पणियां कर रहा है। और ये भी सच है कि इजराइल ने हमास के कुछ लीडर अपने यहाँ भी रखे हुए हैं, तुर्की में रखे हुए हैं। वो रहते हैं वहाँ क्योंकि उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो अपना देखता है कि ये एक लेवरेज है उनके लिए इजराइल के खिलाफ। तो ये मतलब अभी जो हालात हैं, अब पता नहीं इजराइल क्या करेगा। उन्होंने तो कतर में भी जाके हमास के मीटिंग में उन्होंने बमबारी की थी और इसी वजह से बहुत उसमें वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में बहुत ही मतलब जो चर्चे में रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज थोड़ा सा वक्त कम था, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब अमेरिका उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार छोड़ने की मांग न करे। किम जोंग ने अपने संसद में भाषण में ये भी कहा कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की अच्छी यादें हैं। दरअसल किम जोंग ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों के लिए 3 बार मिले थे। हालांकि 2019 में हनोई में वार्ता विफल हो गई थी। रूस ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि उसके विमान नेटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं और चेतावनी दी कि ऐसे आरोपों से तनाव और बढ़ने का खतरा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एस्टोनिया द्वारा रूस पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के आरोप के जवाब में ये बात कही है। इसको लेकर सोमवार को यूएन सुरक्षा परिषद और मंगलवार को नेटो की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को शामिल किया। कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार को नए मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है।